Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 3 of Unit 11. Unit 11 is from Block 3, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This topic is for you. Uh, सो लेट अस स्टार्ट विद माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आजकल बहुत हॉट टॉपिक है एंड ज़्यादातर थेरेपिस्ट माइंडफुलनेस के बारे में बात करते हैं और टेक्निक्स भी देते हैं। सो ये जो भी थेरेपी में जानना चाहते हैं या अपनी लाइफ पे ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस का कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। सो माइंडफुलनेस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप माइंड, बॉडी और अपने एक्शन को वॉच कर पाते हो। ये आपको ब्लिस प्रोवाइड करता है। ये आप कनेक्टेड फील करने लगते हो, खुद से कनेक्टेड फील करने लगते हो, आपको पीस मिलता है और आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। सो ये माइंडफुलनेस की डेफिनेशन का एक थोड़ा सा पार्ट है जो इन्होंने बताया है। बहुत सारी चीज़ें माइंडफुलनेस के बारे में इस चैप्टर में बताई गई हैं। हाउएवर बहुत ईजी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। माइंडफुलनेस ब्लिस है बेसिकली। जो जो चीज़ें आपको ब्लिस वाली फीलिंग दिलाती हैं वही माइंडफुलनेस है। और आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट की अवेयरनेस बढ़ जाती है। सो ये एक कॉन्शियसनेस एट्रीब्यूट है। सो कॉन्शियसनेस का एट्रीब्यूट मतलब कॉन्शियसनेस का एक प्रॉपर्टी है या एक पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। सो माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग में एंड लाइफ में जो मेजर स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि हम अपनी फ्यूचर को लेकर चिंता करते हैं, पास्ट का कोई नेगेटिव चीज़ याद आ जाता है तो हमें या तो रिग्रेट फील होता है या गिल्ट फील होता है या हम ग्रीफ में चले जाते हैं या हमें एंग्जाइटी होने लगती है या बहुत कड़वी यादें होती हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते या फिर हम पछता रहे होते हैं किसी चीज़ों को लेकर। सो ऐसी वाली फीलिंग्स पास्ट को लेकर आती हैं हमारे अंदर। सो ये जो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड होता है उसमें हम ये लर्न करते हैं, यानी माइंडफुलनेस में हम बेसिकली ये लर्न करते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू द प्रेजेंट। आज की डे अभी इस मोमेंट में अपने अटेंशन को फोकस करना। सो जो बहुत कभी कभी हमें बड़ी चिंता हो जाती है क्योंकि हम ना मशीन की तरह काम करते हैं। हम कल कहीं जाना है, पिकनिक के लिए जाना है तो उसकी टेंशन अभी से शुरू हो जाएगी। हम पूरा प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद बार बार चेक करेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं है। ऐसे ही हमें चिंताएं भी इसी तरह की होती है फ्यूचर को लेकर, या हम कुछ सपनों में खो जाते हैं। सो हम प्रेजेंट मोमेंट को तो बिल्कुल मिस ही कर जाते हैं क्योंकि या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या हम प्रेजेंट में या हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं। प्रेजेंट को तो सिर्फ ब्रीदिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में एक्शन ही नहीं हो रहा है। सो ये जो कॉन्शियस अवेयरनेस है जो इस माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस करके हम डेवलप करते हैं, उसमें हम अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को नोटिस करते हैं। जो हमारे अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, माइंडलेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम नोटिस कर सकते हैं एंड देन अपने अटेंशन में लेने के बाद अपनी प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं। सो हर एक इंसान के अंदर आप देखते होंगे कि माइंड, बॉडी और हार्ट का डिस्कनेक्शन है और ये हर एज ग्रुप में मिलेगा आपको। बट सबसे ज़्यादा जो मेजरली वो लोग अफेक्ट होते हैं उससे जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फंसे होते हैं, मल्टीपल रोल्स कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी होती है। सो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है और वो खुद के माइंड, बॉडी, हार्ट से डिस्कनेक्ट हो गए होते हैं। सो इसके सीरियस इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं। सो इमोशनल वेलबींग पे भी असर पड़ता है। सो माइंडफुलनेस जो है ये वो स्टेट है जिससे हम अटेंटिव होते हैं, अवेयर होते हैं कि हमारे प्रेजेंट में क्या हो रहा है। और ये हमें हेल्प करता है अपने ब्रेन, अपने माइंड को ट्रेन करने में कि हम कैसे चीज़ों को बॉदर करना स्टॉप करें। वो चीज़ें जो हमारे पास्ट या फ्यूचर से कनेक्टेड हैं, हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे इफ़ेक्टिवली हम रेस्पॉन्ड कर सकें। और सिर्फ यही नहीं, जो भी इवेंट्स हमारे अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उस पे हम फोकस कर सकें, क्लोज अटेंशन पे कर सकें। जैसे हमारी सेंसेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स। सो ये जो माइंडफुलनेस है ये प्रमोट करता है हमारी सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ।
नाउ अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ माइंडफुलनेस। अभी तो वो उसका इंट्रोडक्शन था माइंडफुलनेस का, माइंडफुलनेस के बारे में और उसके बेनिफिट ओवरऑल बता दिया था। सो माइंडफुलनेस जो है इसकी रूट्स जाती हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से। माइंडफुलनेस जनरली यूज़ होता है दो चीज़ें इंडिकेट करने में। पहला स्टेट और क्वालिटी ऑफ माइंड, और दूसरा ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट हेल्प्स वन टू ब्रिंग अप एंड नर्चर दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो हम मेडिटेशन से जो हेल्प मेडिटेशन जब हम करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा कि अपनी अटेंशन को हम प्रेजेंट में लेके आएँ और अपने प्रेजेंट को नर्चर करें, उसकी उसकी क्वालिटी बढ़ाए प्रेजेंट की। अब बहुत सारे लोगों ने माइंडफुलनेस की बहुत सारी डेफिनेशन दी है। जैसे कैबिट जिन ने बोला था माइंडफुलनेस के बारे में, द कॉन्शियसनेस दैट कम्स थ्रू पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस। जो वो कॉन्शियसनेस जो पर्पस पे हम अटेंशन पे करते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो अभी के मोमेंट में हमारा पर्पस है उस पर हम अटेंशन पे करते हैं, एंड नॉन जजमेंटली टू फ्लो ऑफ एक्सपीरियंस मोमेंट बाय मोमेंट। और बिना जज किए हर एक जो एक्सपीरियंस हमें हो रहा है उसको हर मोमेंट से पास करते जाएंगे, हम उसमें फ्लो हो जाएंगे, लेकिन हम उसको दिल से नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व एज अ ऑब्जर्वेंट वॉच करेंगे। सो मेन एट्रीब्यूट जो माइंडफुलनेस का है उसमें प्री कंसेप्चुअल अवेयरनेस के बारे में बात की है, एक्सेप्टेंस के बारे में बात की है, कि आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसको एक्सपीरियंस करें, आप उसको एक्सेप्ट करें द वे इट इज़। सो फ्लेक्सिबल कंट्रोल ऑफ अटेंशन इज़ नेसेसरी। ये डिटैच करता है आपको अनबायस्ड ओपननेस टू एक्सपीरियंस से। सो आपको, क्योंकि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है व्हाट यू आर फीलिंग, बट आपको उसको फील नहीं करना है, आपको उसमें इमोशंस नहीं डालने हैं, आपको सिर्फ नोटिस करना है कि दिस इज़ द थॉट एंड इट इज़ हियर। सो हियर एंड नाउ अप्रोच होती है इसकी मेडिटेशन की। अगेन नैना पोनिका थेरा, इन्होंने भी माइंडफुलनेस के बारे में बोला है कि ये क्लियर और सिंगल माइंडेड अवेयरनेस होती है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, एंड सक्सेसिव मोमेंट्स जो आएंगे जिनको हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं। हान करके आए, उन्होंने भी माइंडफुलनेस के बारे में बोला, कीपिंग वंस कॉन्शियसनेस अलाइव एट द प्रेजेंट रियलिटी। आप अभी प्रेजेंट क्या है उस पे अपनी कॉन्शियसनेस को रखना है, अवेयर रखना है अपने आप को उससे। पेइंग अटेंशन, उस पे अटेंशन पे करना है कि अभी क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट और थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। सो ये इंडिकेट करता है कि हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो अभी हम क्या कर रहे हैं उस पे ज़्यादा है। अवेयरनेस ऑफ अफेक्टिव स्टेट थॉट्स एंड मेमोरीज दैट अराइज इन दैट मोमेंट, उस मोमेंट में क्या चीज़ें आ रही हैं आपके दिमाग में, एंड देन उनको ऑब्जर्व करना है विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। आपको कुछ उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इट इज़ देयर, एंड देन उस रीफोकस करना है दोबारा। सो ये सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस का यही है कि ये ओपन एंड रिसेप्टिव अवेयरनेस होती है एंड फोकस करता है। अवे अभी की, जैसे हर बार यही बता रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद एक्सेप्टेंस, और आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है। फिर सीगल ने एक और चीज़ बोला था 2014 में कि थ्री कंपोनेंट्स होते हैं माइंडफुलनेस के। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है प्रेजेंट एक्सपीरियंस, एंड तीसरा है एक्सेप्टेंस। अवेयर होना है अपने थॉट से, उसको एक्सपीरियंस करना है, एंड देन उसको एक्सेप्ट करना है द वे इट इज़। सो माइंडफुलनेस जो होती है उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सो दैट आप अपने फोकस उस पर्टिकुलर मोमेंट में रख सके ओपन माइंडेडनेस के साथ। अप्रूव करे जो भी चीज़ें आ रही हैं उन उनमें इनक्विजिटिवनेस, ओपन माइंडेड इनक्विजिटिवनेस होना चाहिए। ओपन माइंडेड इनक्विजिटिवनेस मतलब इट इज़ देयर बट देन यू डोंट हैव टू जज इट, आपको जज नहीं करना है। देन अगेन आगे भी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें बताया थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस में इंटेंशन, अटेंशन एंड एटीट्यूड, IAA। इंटेंशन मतलब मोटिवेशन फॉर पेइंग अटेंशन इन दिस वे। आपका मोटिवेशन, आप ये इस तरह आपने सीखा है और आप चाहते हैं कि आपका जो अटेंशन का तरीका है वो इसी तरीके का होना चाहिए कि आप सिर्फ उसको वॉच करोगे, यू विल बी एन ऑब्जर्वर। देन अटेंशन, द कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स थ्रू विच सेड अटेंशन इज एनेक्टेड। किस तरह से आप उस चीज़ पे जिस पे आपने अटेंशन पे किया है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे। एटीट्यूड, emotional qualities with which one imbues one's attentive focus like compassion।
आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप क्या गुस्सा दिखाएंगे उसमें, किस तरह के इमोशन को कैरी करेंगे, तो आपका एटीट्यूड कंपैशन का होगा उसमें। सो माइंडफुलनेस को अगर हम देखें तो ये एक तरह का ट्रेट है, और जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के लेवल के माइंडफुलनेस से इसको प्रैक्टिस करते हैं। कोई ज़्यादा माइंडफुल होगा, कोई कम माइंडफुल होगा। सो जब हायर लेवल ऑफ माइंडफुलनेस होती है तो उसमें आपका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे बेटर मेंटल हेल्थ मिलेगी उनमें, उनका सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप में अच्छा होगा, वो पेन से बहुत आसानी से कोप कर जाएंगे। ये जो ट्रेट माइंडफुलनेस है ये स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है हायर सब्जेक्टिव वेलबींग पे, मतलब कि आप किस तरह से माइंडफुलनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने वेल रहेंगे। सो माइंडफुलनेस, अच्छा माइंडफुलनेस के आगे बताने से पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ, माइंडफुलनेस का साइंटिफिक लॉजिक भी है जो हम आज समझेंगे, और मैं बताऊंगी आपको कि साइंस ने भी प्रूव किया है कि माइंडफुलनेस हेल्प करता है। सो जो भी ये सुन रहा है जिसका अटेंशन चला गया था अभी बीच में सुनते सुनते, वो अपना अटेंशन फिर से वापस ले आएँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे का। बस ये थोड़ी डेफिनेशंस हैं जो बतानी पड़ रही हैं मुझे। माइंडफुलनेस इज़ डिफाइंड एज ए मेडिटेशनल प्रैक्टिस, ये मेडिटेशनल प्रैक्टिस की तरह डिफाइन किया गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिसेस दैट फोकस ऑन ट्रेनिंग अटेंशन। ये वो प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस जिसमें हम अपनी अटेंशन को ट्रेन करते हैं, एंड अवेयरनेस सो एज टू ब्रिंग मेंटल फिनोमेना अंडर वंस सेल्फ कंट्रोल। इस तरह से हम अटेंशन और अवेयरनेस को ट्रेन करते हैं कि हम अपने मेंटल फिनोमेना को सेल्फ कंट्रोल कर सकें, हम उसे फॉस्टर कर सकें मेंटल वेलबींग के लिए, और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ डेवलप कर सकें अपने अंदर, जैसे कि काम, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन। सो दैट इज़ वाई माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको शांत रखता है, आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाता है, और आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का पर्पस होता है सेल्फ रेगुलेशन टीच करना, अटेंशन टीच करना, एंड अवेयरनेस को टीच करना। इसका एम होता है कि हमारी मेंटल प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाए और हमारा जो वेलबींग है वो भी एनहांस हो जाए। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है माइंडफुलनेस, वैसे तो अलग अलग जगह पे भी पढ़ाया जाता है, जैसे स्पिरिचुअल बिलीफ भी है माइंडफुलनेस के बारे में, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस में भी माइंडफुलनेस को किया जाता है, बट देन इसका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। कुछ डायमेंशंस हैं माइंडफुलनेस के, क्या क्या डायमेंशंस हैं वो हम करेंगे अब। इट इज़ नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल क्यों है, सो इसमें इन्होंने यहाँ पे, ये मैं रीड करूँगी क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, और जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस सीखेंगे उनको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नॉन जजमेंटल होता है माइंडफुलनेस, यानी कि विटनेसिंग द पासिंग थॉट्स। आपके दिमाग में से जो थॉट जा रहे हैं उनको सिर्फ आपको नोटिस करना है, एंड द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट इवेलुएटिंग और पुटिंग दम इन एनी कैटेगरी। सो आपके दिमाग से जो भी थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, उसको आपको नोटिस करना है, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी नोटिस करना है, एंड उन थॉट्स को किसी कैटेगरी में नहीं डालना, उनको जज नहीं करना है, उनको जस्ट ऐसे ही पास होने देना है। दैट इज़ नॉन जजमेंटल माइंडफुल मेडिटेशन जो है, मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस जो होते हैं उसके डायमेंशंस है, उसमें एक नॉन जजमेंटल है। सेकेंड है नॉन स्ट्राइविंग, नॉट ट्राइंग टू अचीव एनी स्पेसिफिक गोल्स, नॉट गेटिंग अटैच टू डिज़ायरेबल आउटकम्स। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, माइंडफुल मेडिटेशन कर रहे हैं, कि हम किसी गोल के पीछे भाग रहे हैं कि 10 मिनट तक बैठेंगे, जब तक 10 मिनट अलार्म बज जाएगा तब हम उठ जाएंगे। तो कोई गोल नहीं है आपके दिमाग में, आप बस कर रहे हैं क्योंकि आप डिज़ायरेबल आउटकम चाहते हैं। और डिज़ायरेबल आउटकम क्या है, माइंड को कंट्रोल करना, ये वाला नहीं, किसी आउटकम से अटैच होने वाला नहीं। सो आपको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप माइंडफुलनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने माइंड को टेम करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस, ओपन रहना, एक्सेप्ट करना जैसी भी चीज़ें एट प्रेजेंट हैं। आप चाहे सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई बीमारी है, चाहे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सुकून से चल रहा है, जो भी वट एवर इट इज़ देयर, बी ओपन टू इट। कुछ छुपाना नहीं है खुद से, कुछ गलत अपने आप को एड्रेस नहीं करना है, जो है जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। और इट डजंट मीन कि पैसिव रेजिग्नेशन और अनविलिंगली एक्सेप्टिंग, अनविलिंगली एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, बट रिकॉग्नाइजिंग वंस एक्सपीरियंसेस विद अवेयरनेस एंड ओपननेस। बट आपको ये पहचानना है कि आप उस चीज़ को कैसे महसूस कर रहे हो, एंड अवेयर होना है, ओपन होना है उस चीज़ के लिए। नाउ प्रैक्टिस,
नहीं, एक्सेप्टेंस हो गया। नाउ पेशेंस, नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस में क्या है, आपका माइंड कंपोज्ड हो जाना चाहिए। कंपोज्ड मतलब शांत, बिल्कुल, सो दैट चीज़ें अपने आप ही खुलें आपके अंदर, अपने अपनी स्पीड से। आपको जोर नहीं लगाना, चलो अब इसके बारे में सोचते हो, चलो इस बारे में सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पेशेंस रखना है और आपको फिर धीरे धीरे उसके बारे में उसको खुलने देना है अपने आप से। सो खुद के साथ पेशेंट रहना है, आपके आसपास जो लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो मोमेंट है, उस सब के साथ पेशेंट रहना है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। जब आपको अपनी बॉडी पे, आपकी फीलिंग्स पे, सब पे ट्रस्ट रखना है, ये बोल के कि ये वैसा ही है जैसा इसको होना था। कभी कभी आपने देखा होगा रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता। सो उसके साथ आपको पीस बांधनी है कि जो है जैसा है अभी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो एजम्पशंस नहीं करने हैं। नाउ ओपननेस, रिसीविंग एवरीथिंग एज इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और हर एक चीज़ को ऐसे रिसीव करना है ओपननेस से कि वो पहली बार आपकी ज़िंदगी में हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई। और उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रेजेंट मोमेंट से आगे, कि उससे आप क्या क्या और निकाल सकते हो, उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट इज़ लेटिंग गो। आप बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड होते हो, कोई फीलिंग्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं। नाउ उनको लेट गो करना है, किसी से अटैच नहीं होना है। नेक्स्ट इज़ जेंटलनेस। हम कोशिश करें सॉफ्ट रहने की, टेंडर रहने की, कंसीडरेट रहने की, यानी कि कंपैशनेट रहने की। नेक्स्ट इज़ जेनरोसिटी, बीइंग एंड गिविंग इन द प्रेजेंट विद लव एंड कंपैशन। जो अपने अंदर लव एंड कंपैशन को डेवलप करना है दूसरे के लिए, दूसरे को देना है चीज़ें, किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करनी है। एंड जब ये कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब तो आपको पता ही है कि दूसरे लोगों की फीलिंग्स एंड उसके उनके पर्सपेक्टिव और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। नाउ ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएट करना और ग्रेटफुल होना जो भी प्रेजेंट में है आपके पास, उसको फील करना, उसकी क्वालिटी ऑफ अप्रिसिएटिंग एंड फीलिंग। नेक्स्ट लास्ट इज लव काइंडनेस, फॉरगिवनेस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। नाउ हाउ डज माइंडफुलनेस वर्क, माइंडफुलनेस वर्क कैसे करती है। सो इसका बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है, मोल्डेबल है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं ब्रेन में, जो मतलब ब्रेन हर बार हर वक्त बदलता रहता है जब से हम बॉर्न होते हैं। सो माइंडफुलनेस जो है, जब इसकी एमआरआई की गई, सो बहुत सारी रिसर्चेस में बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट हुई, और ये भी पता चला माइंडफुलनेस जो है वो ब्रेन एक्टिवेशन से लिंक्ड पाया गया, डिफरेंशियल ब्रेन एक्टिवेशन से, जब इमोशनल प्रोसेसिंग होती है तब। सो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर और इसका जो फंक्शन है ये परमानेंट नहीं होता, जैसे हमने बताया। हम बचपन से ही हमारा ब्रेन प्लास्टिक होता है और मोल्डेबल होता है, एंड हमारी पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं तब तक चेंज, ब्रेन में चेंज आता रहता है। यानी आप लर्न भी कर सकते हो, रीलर्न भी कर सकते हो, आप भूल भी सकते हो सब कुछ। जो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं एक बार सेट हो गया और कभी नहीं जाएगा, वो गलत है। उन्होंने कोशिश नहीं की हटाने की, अदरवाइज ब्रेन तो मोल्डेबल है, हो सकता है। और एमआरआई स्कैन में भी पता चला है, और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। सो ये आरसीटी है, आरसीटी का मतलब है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। और एमआरआई तो पता ही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये दोनों टेक्निक्स है जिससे हम चेक करते हैं, और माइंडफुलनेस का इम्पैक्ट क्या होता है ब्रेन में ये भी पता चला है। तो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से ऑल्टरिंग होती है ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में, उसकी फंक्शनिंग पे, और ये क्वालिटी ऑफ कॉग्निशन एंड फीलिंग्स दोनों को चेंज कर देती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे न्यूरल कनेक्शंस को रीशेप कर देती है। हमारे जो सेंटर्स है ब्रेन के, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी को एनहांस कर देती है, जो थिंकिंग और एबिलिटीज़ से रिलेटेड है, जैसे अटेंशन, फोकस, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन, इन सब से रिलेटेड है। एंड इमोशंस को, इमोशनल एरियाज़ को भी, उसमें काइंडनेस, कंपैशन एंड रैशनैलिटी वाले एरियाज़ को ये कॉम्प्लेक्स कर देती है माइंडफुल मेडिटेशन। और कौन से एरियाज़ को डिक्रीज़ कर देती है,
जिसमें एक्टिविटी एंड ग्रोथ डिक्रीज करती है माइंडफुल मेडिटेशन, वो एरियाज हैं जो निगेटिव इमोशन से कनेक्टेड है, जैसे एंजाइटी, हॉस्टिलिटी, वरी एंड इम्पल्सिविटी। आरसीटी ने ये भी शो किया है, आरसीटी आया था ना यहाँ पे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें ये भी शो हुआ है कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बढ़ जाते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारे ब्लड में, वो बढ़ जाते हैं उन लोगों में जो माइंडफुल मेडिटेशन करता है। इन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने के बाद चेक किया था। तो इन्होंने देखा कि जिनको माइंडफुल मेडिटेशन कराया गया उनके अंदर इम्यूनोग्लोब्युलिन का काउंट बढ़ गया, और जिनको माइंडफुल मेडिटेशन नहीं कराया, मतलब कंट्रोल ग्रुप जो था, उनमें कम हो गया, उनमें हुआ कुछ असर ही नहीं हुआ ऑब्वियसली। 25 मिनट्स माइंडफुल मेडिटेशन 5 दिन तक अगर आप करते हैं, कोई भी एडल्ट करता है, तो वो इम्यून रिएक्टिविटी अच्छी हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल डिक्रीज हो जाता है, ऐसा भी स्टडी में पता चला है। नाउ पर्सनल साइकोलॉजिकल चेंजेस। पर्सनल साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं? पर्सनल साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं? जैसे 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 टाइम बीतता जाता है और हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते जाते हैं, तो हमारा जो फोकस है अ, वो अच्छा हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी अटेंशन प्रेजेंट में रहने लगती है, हम अपने एक्सपीरियंसेस को ओपन माइंड से एक्सेप्ट करने लगते हैं, रादर जजिंग, हम जज नहीं करते हैं। और जब हम अपने अटेंशन को कंसंट्रेट करते हैं, मतलब अपने अटेंशन को फिजिकल सेंसेशन के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ कंसंट्रेट करते हैं, तो बॉडी जो होती है वो वेंडरिंग माइंड को पकड़ के रखती है। यानी कि जब आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन में क्या करते हो? मेडिटेशन में आप ब्रीदिंग करते हो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हो, है ना? सो वो ब्रीदिंग पे आपने, यानी कि फिजिकल सेंसेशन पे आपने अपनी अटेंशन को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, और उसके बाद जब क्या होता है, आपका जो माइंड भटक रहा है ना, आप उसको बार बार अपनी अटेंशन में लेके आते हो। सो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो थॉट्स हैं जो हम हमारे अंदर घूम रहे होते हैं, उससे हम डिटैच हो जाते हैं, हमारे मेंटल इवेंट्स के टाइम पे जो आते जाते थॉट्स हैं। मेडिटेशन ये भी करता है कि ये जो जो हम डिटैच होते हैं, वो हमें हेल्प करता है, हमारे हैबिचुअल जो सोचने की आदत है ना, तरह तरह हमेशा ओवर थिंकिंग करने की, वो रिड्यूस हो जाती है, हम अपने माइंड की एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं। माइंडलेस ऑटोमेटिक मेंटल एक्टिविटी जो चलती है, मतलब ओवर थिंकिंग की चीज़ बिना बोले भी चलती रहती है, उस वो कम हो जाती है मेडिटेशन से। डिप्रेसिंग थॉट्स कम हो जाते हैं, रूमिनेशन नहीं होता, हमारी वरी नहीं होती, और ये हमारी रिएक्टिविटी हम कम करते हैं, इम्पल्सिवनेस भी हम कम करते हैं। ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, हमारी एबिलिटी थॉट्स को एग्जामिन करने की, इमोशंस को ऑब्जेक्टिवली देखने की बढ़ जाती है। हम ये डिनायल मोड पे नहीं जाते, हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते, ये चीज़ें हो जाती हैं। नाउ मेडिटेशन प्रैक्टिस और भी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि हम अपनी हैबिचुअल मेंटल सेट्स को हेल्दी बना सकते हैं। हम जो धीरे धीरे हम ऐसे जो बार बार दिमाग में आदतें आ जाती हैं ना, कई लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, कई लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, कई कई लोग कुछ और स्टोरी मेकिंग में चले जाते हैं, ये इस तरह की हैबिट्स जो हैं उससे हम ओवरकम कर सकते हैं अगर माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे तो। बिहेवियर पैटर्न्स में भी चेंज दिखाई दिया है, और हमारे जो साइकिक स्टेट्स है, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी भी रिड्यूस हो गई हैं, नेगेटिव चीज़ें, और पॉजिटिव चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स, जैसे कंपैशन, काम, हैप्पीनेस, रिसेप्टिविटी, ये सब बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्ट 3 ऑफ यूनिट 11। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, एंड दिस इज़ अ टायरिंग डे, बहुत थक गई हूँ मैं वीडियोस बना बना के और सेशंस लेके, एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं ये कहूँगी, मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। सो फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि एग्ज़ाम टाइम पे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।